$37.5 अरब ये है ईरान जंग की वो कीमत जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कांग्रेस के सामने तस्लीम की है। लेकिन बाज़ अमरीकी ज़राए इब्लाग़ के अंदाज़े इस रकम को दुगना यानी 80 से 100 अरब डॉलर तक बताते हैं। और ये सब उस जंग पर खर्च हो रहा है जिसे सदर ट्रंप बारहा जीती हुई जंग करार दे चुके हैं। अगर ये वाकई जीती हुई जंग है तो इसके लिए मज़ीद 87 अरब डॉलर क्यों मांगे जा रहे हैं? और क्या अमरीका एक ऐसी जंग में मज़ीद अरबों डॉलर झोंक रहा है जिसका कोई अंजाम अमरीका की जीत पर नज़र नहीं आ रहा? मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। अफगानिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कम से कम 40 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। और आपको दिखाएंगे कि कैसे जापान की बेरहम गर्मी ने टोक्यो के दफ्तरों का सबसे पुराना उसूल बदलने पर मजबूर कर दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेट ने अमरीकी कांग्रेस को बताया है कि ईरान के साथ जंग के अखराजात $37.5 अरब तक पहुंच गए हैं। हेग्सेट ने कानून साज़ों से मज़ीद फंडिंग की दरख्वास्त भी की है और ख़बरदार किया है कि फ़ंडिंग में फ़ौरी इजाफे के बगैर फ़ौजी तरबियत को कम करना पड़ेगा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ईरान कमज़ोर हो चुका है लेकिन जंग के ख़ात्मे की कोई टाइमलाइन फराहम नहीं की। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उसने ईरान पर रात के वक्त फ़िज़ाई हमलों का 11वां मरहला मुकम्मल कर लिया है। जनूब मशरक़ी एशियाई वज़ीर ख़ारजा के इजलास से ख़िताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वाशिंगटन अब भी सफ़ारतकारी में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही तेहरान पर मुज़ाकरात के बारे में संजीदा ना होने का इल्ज़ाम लगाया है। अमरीका का कहना है कि वो आबना होर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि वो अब एक मुकम्मल जंग लड़ रहा है। इसी दौरान ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने मंगल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। जेरेमी बोवन इस बात पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये तनाज़ा किस सिमत जा सकता है। उनकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं समीत ककरू। अब खतरा ये है कि जंग दोबारा उसी शिद्दत पर ना पहुंच जाए जिस पर वो मार्च में पहुंची थी। सिफारती चैलेंज ये है कि इसका कोई हल निकाला जाए ताकि कशीदगी को इस हद तक कम किया जा सके जहां अमेरिका और ईरान बमबारी के बजाय बातचीत कर सकें। फिलहाल हालात उम्मीद अफजा नजर नहीं आ रहे। एक और मिहाज खुल रहा है। यमन में ईरान के इत्तेहादी हूती आबनाए बाबल मंदब को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ये बहीराए अहमर का वो रास्ता है जिसे सऊदी अरब उस तेल की बरामद के लिए इस्तेमाल करता है जिसे ईरान आबनाए होर्मुज़ से गुजरने नहीं देता। इससे हूथियों और सऊदियों और शायद अमरीकियों के दरमियान एक नई जंग छिड़ सकती है। हमारा हूथियों के साथ कोई मसला नहीं रहा है। एक तवील अरसे से उनका हमारे साथ कोई मसला नहीं रहा है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बस उनसे निपटना पड़ेगा। ईरान ने उर्दन में एक अमरीकी बेस पर हमला किया जिसमें 2 अमरीकी फौजी हलाक और कई जख्मी हुए। ये इस बात की अलामत हो सकती हैं कि अमरीका अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल कम कर रहा है क्योंकि वो पहले ही बहुत से मिसाइल्स इस्तेमाल कर चुका है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद ईरान पर अमरीकी हमले दोबारा शुरू हो गए। फरवरी के आखिर में अमरीका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया था। पहले चंद दिनों तक अमेरिका ने ज़्यादातर साहिल के साथ वाक़े बंदरगाहों और फौजी अड्डों पर हमले किए। इसके अलावा उन अहदाफ पर हमले किए गए जो अमेरिका ने मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्चर्स बताए। तकरीबन एक हफ्ते रात के वक्त फ़िज़ाई हमलों के बाद उन्होंने अहम बुनियादी ढांचे जैसे कि पुलों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाया। फिर अमेरिका ने दारखोवन में तामीर किए जाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स का कहना है कि इसमें कोई न्यूक्लियर मवाद मौजूद नहीं था। और गुज़िश्ता चंद दिनों में हमले मुल्क के अंदरूनी हिस्सों तक फैल गए जिनमें तेहरान के करीब फौजी अड्डे भी शामिल हैं। इस नई कार्रवाई के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है। अब सदर ट्रंप का कहना है कि अगला निशाना नतान्स के करीब पिकैक्स माउंटेन हो सकता है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने यहाँ न्यूक्लियर हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मुंतकिल किया है। बंद आबनाए हुर्मुज़ के साहिलों पर ईरानी हुकूमत की हिमायतियों ने डट जाने का मुजाहिरा किया। इस बात का कोई निशान नहीं है कि ये नए फ़िज़ाई हमले अमेरिका को फतह के ज़रा भी करीब ले आएंगे। तेहरान में नए पोस्टर भी सामने आए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने एक ईरानी वफ़द से मुलाकात की।
اس بحران کو کم کرنے کی واحد امید پاکستان اور قطر کی ثالثی نظر آتی ہے۔ امریکہ کے پاس ایران پر حملے جاری رکھنے کی طاقت ہے، لیکن یہ ایرانی حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر رہی ہے۔ یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ آسان فتح کے لیے جنگ میں کودنے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا داؤ ناکام ہو چکا ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق ملک کے مشرق میں آنے والے سیلابوں کے نتیجے میں اب تک کم سے کم 40 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس سے قبل طالبان حکام نے کہا تھا کہ ملک کے دور افتادہ مشرقی صوبے نورستان میں آنے والے تباہ کن سیلابوں کے نتیجے میں کم سے کم 23 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 100 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیل سنیے عمر افریدی سے۔ افغانستان کے صوبے نورستان کا شہر پارون مٹیالہ سیلابی ریلا اپنی راہ میں آنے والے گھروں، دکانوں اور سرکاری عمارتوں کو بہا لے گیا۔ موسلا دھار بارش نے مشرقی افغانستان کے اس پہاڑی شہر کو چشم زدن میں آفت زدہ کر دیا ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ہلاک، زخمی اور لاپتہ ہونے والوں میں مقامی رہائشی، سرکاری اور سیکیورٹی اہلکار اور باہر سے آنے والے سیاح شامل ہیں۔ بہت سے مکان تباہ ہو گئے ہیں اور کئی لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ تقریباً 90% لاشیں ابھی تک ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ ہم حکومت، متعلقہ اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر خاص طور سے مرنے والوں کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ مقامی رہائشی بھی تلاش اور امدادی کام میں حصہ لے رہے ہیں، اکثر اس امید پر اپنے ہاتھوں سے مٹی اور ملبہ ہٹا رہے ہیں کہ شاید کوئی زندہ نکل آئے۔ زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ لوگوں نے وہ سب کچھ کھو دیا جسے بنانے میں برسوں لگائے تھے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے قومی اور بین الاقوامی تنظیموں سے کہ جو جانی نقصان ہوا ہے سب کو معلوم ہے کہ 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہیں، کچھ لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں فوری انسانی بنیادوں پر مدد کی جائے۔ نورستان اپنے پہاڑوں، جنگلات اور دریاؤں کی وجہ سے ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ سیلاب دن کے وقت آیا جس وقت بازاروں میں رونق تھی اور دفاتر کھلے ہوئے تھے۔ اس سال افغانستان میں پہلے بھی ہلاکت خیز سیلاب آئے ہیں۔ اپریل میں شدید سیلاب کے باعث تقریباً 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ ایک اور سیلاب میں 2 درجن کے قریب افراد مئی میں ہلاک ہوئے۔ کمزور بنیادی ڈھانچہ اور مٹی سے بنے مکان لوگوں کو شدید موسمی حالات کے سامنے زیادہ غیر محفوظ کر دیتے ہیں۔ افغانستان کے لیے بین الاقوامی فنڈنگ میں نمایاں کمی کے باعث آفات سے نمٹنے کے منصوبوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ قدرتی آفتوں سے متاثر ہونے والوں کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اور جاپان اس وقت شدید ترین گرم موسم سے گزر رہا ہے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر چکا ہے اور اس گرمی میں ٹوکیو کے دفاتر میں مرد نکرز میں نظر آنے لگے ہیں، جس پر اب بحث چھڑ گئی ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ ٹوکیو کی حکومت نے دفتری ملازمین سے کہا ہے کہ وہ روایتی سوٹ اور ٹائی چھوڑ دیں اور اگر چاہیں تو شارٹس پہن کر دفتر آئیں۔ یہ اقدام گورنر یوریکو کوئیکے کی اس مہم کا حصہ ہے جسے ٹوکیو کول برس کا نام دیا گیا ہے اور جس کا مقصد شدید گرمی میں ملازمین کو آرام دینا اور بجلی کی بچت کرنا ہے۔ حکام کے مطابق یہ کوئی حکم نہیں بلکہ محض ایک اجازت ہے تاکہ لوگوں کے پاس اس کڑی گرمی میں زیادہ سہولت والے کپڑوں کا انتخاب موجود ہو، مگر اس اجازت پر رد عمل ملا جلا رہا ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق تقریباً 53% جاپانیوں نے دفتر میں شارٹس پہننے کی مخالفت کی، جبکہ 46.5% نے اس کے حق میں رائے دی ہے۔ مخالفت کرنے والوں میں خواتین کی تعداد مردوں سے نمایاں طور پر زیادہ رہی ہے، اور یہیں سے ایک دلچسپ بحث نے بھی جنم لیا ہے۔ کچھ خواتین نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ انہیں اپنے مرد ساتھیوں کی ٹانگوں کے بال دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب کچھ خواتین نے اسے صنفی امتیاز قرار دیا ہے۔ جاپان کے روایتی دفتری ماحول میں خواتین سے آج بھی توقع کی جاتی ہے کہ اگر ان کا لباس ٹانگیں ظاہر کرے تو وہ جرابیں یا ٹائٹس پہنیں۔ یہ بحث ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب جاپان گرمی کی شدت سے جانی نقصان اٹھا رہا ہے۔ حکام کے مطابق جولائی کے صرف ایک ہفتے میں 7 افراد گرمی کی لہر سے ہلاک ہوئے اور 4,500 سے زائد کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔
इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के हज़ारों हामी रात भर होने वाली शदीद बारिश के बावजूद दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इस एहतजाज में अपोजिशन की जमातें भी शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नौजवानों की क़यादत में चलने वाली ये तहरीक तालीमी इस्लाहात और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। और इस मौजू की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इंडिया चलते हैं, जहाँ रियासत बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं BBC न्यूज़ के नामा निगार शकील अख्तर। शकील, पहले तो ये बताएं कि इस एहतजाज का मामला कहाँ पहुँचा, ताज़ा सूरत हाल क्या है? देखें, पहले तो ये बता दूं कि मंडे के क्रैकडाउन के बाद जो है दोबारा जंतर मंतर पे काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये जो नौजवान जो वहाँ बैठे हैं उनका ये दावा है कि अगर हुकूमत ने उनकी बातें ना मानी तो ये तादाद जो है वो लाखों तक पहुंच जाएगी। एक तरफ इनकी जो है चल रही है तहरीक, और दूसरी जानिब अपोजिशन ने काफ़ी ज़बरदस्त जो है हुकूमत पर दबाव बना रखा है। पार्लियामेंट के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं और अपोजिशन ने ये क्लियर कर दिया है कि जब इस मामले पर कोई बात तब तक नहीं हो सकती जब तक कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा ना दें। अच्छा, क्या हुकूमत मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम करेगी या हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ सकते हैं? गजनफर, देखिए, हुकूमत ने आज इन लोगों को बुलाया था, सीजेपी के रहनुमाओं को बुलाया था, लेकिन सीजेपी के रहनुमाओं का कहना है कि पिछली मुलाकात में उन्हें कई घंटे तक बाहर खड़े रहना पड़ा था। अब उन्होंने कहा है कि अगर कोई बातचीत होगी तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, जंतर मंतर के नज़दीक होगी। तो फिलहाल इस मरहले पर हुकूमत अगरचे कोशिश कर रही है कि बातचीत का रास्ता खोले, बातचीत के लिए थोड़ा सा झुकी है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, ये मुजाहरे इतने वसी क्यों और कैसे हो गए? क्योंकि अब तो लगता है कि पूरी अपोजिशन इसमें शामिल हो गई है। देखिए, इसमें सिर्फ अपोजिशन का नहीं, इस वक्त मैं बिहार में हूँ, यहाँ पटना में भी बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है जो कैपिटल है यहाँ का, और ये महाराष्ट्र में मुजाहरे हो रहे हैं। लोगों में ये एक्चुअली सिर्फ तलबा का एक मामला नहीं रह गया, बल्कि एक ब्रॉड बैंड जो है लोगों में जो ग्रीवेंसेस थे वो चीज़ें सिमट आई हैं, और नौजवानों में एक नाराज़गी बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और दूसरी चीज़ें जो उन्हें इस वक्त तक परेशान कर रही थी, वो सारी चीज़ें मिल करके इस मूवमेंट को एक ब्रॉड बैंड एक एक एक, एक जो है इसको दूसरा इसकी शक्ल ले रहे हैं, जिससे लगता है कि सिर्फ मामला अब वो सिर्फ लीग का नहीं बल्कि और भी गुस्सा इसमें शामिल हो गया है। इंडियन रियासत बिहार से शकील अख्तर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अवामी दबाव के बाद अपनी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह को बरतरफ कर दिया है। ये फैसला मकबूल वज़ीर दिफ़ा मिखाइलो फेडरोव को हटाने के सिर्फ चंद दिन बाद किया गया है। इसी दौरान यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज से मुतालिक लॉजिस्टिक हब्स पर हमले भी किए हैं। इन ताज़ा तरीन हमलों में बुहिरा अस्वद और बुहिरा अज़ोव के पानियों में एक ऑयल डिपो और रूस के शैडो फ्लीट के 5 जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। सदर ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि 4 दहाइयों में पहली बार अमरीकी फ़िज़ाई कंपनियों को लुबनान के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दी जाए। ये फ़ैसला वाइट हाउस में लुबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ एक अहम मुलाकात के बाद सामने आया है। सदर ऑन लुबनानी फ़ौज के लिए अमरीकी हिमायत के ख्वाह हैं, जो हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिश कर रही है। इंडियन रियासत बिहार के शहर पटना में रहने वाली 2 बहनें सबा और फरह सर से जुड़ी हुई हैं। साल 2005 में ये 2 बहनें मीडिया की शह सुर्खियों में आईं। उस वक्त जब अबू धाबी के साबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान ने उनकी मदद करने की बात कही थी। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद अब तक इन बहनों की हालत में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई है। दिल्ली से सीटो तिवारी की रिपोर्ट पेश कर रही हैं गाफरा कादर। ये नाम सबा है, उसका नाम फरहा है। ये शुमाली इंडिया के पटना की सबा फरहा है, क्रैनियोपैगस ट्विंस यानी सर से जुड़ी हुई जुड़वा बहनें। हम लोग को घूमने की दिल करता है, 22 साल से वो बंद है, बचपन से आज तक हम लोग का शौक है हाज पे जाए, हम लोग हाज करके आए। पूरा पैर में जिस्म में दर्द होती है, सुबह में पूरा दर्द उठता है, दोपहर में ठीक हो जाता है। जिस्मानी परेशानियों और छोटी छोटी ख्वाहिशों के दरमियान झूलती सबा फरहा साल 2005 में पहली बार मीडिया की हेडलाइंस बनी थी। उनका जन्म पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पेचीदा ऑपरेशन के बाद हुआ था। सर से जुड़ी होने की वजह से सबा फरहा अपनी माँ के दूध से भी महरूम रही। जब मैं छोटा था तो उस टाइम तो इतना समझ नहीं थी, लेकिन जब मैं एक मैच्योर टाइप से जाना साझा तो बहन को जब मैंने देखा तो एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर अब बहनों का एक अलग है, जो कि 2 जुड़ी हुई हैं, जो देख करके जो एक हिल जाना इंसान, वैसा फीलिंग हुआ। बहुत खुशमिजाज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग है। हम आपको फीवर अगर आता है
तो पूरे का पूरा बेड पर लेट जाऊंगा कि अभी फीवर हो गया, बदन हाथ में दर्द हो गया और अब कल नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। ये है कि 24/7 दर्द है। चाय की दुकान चलाने वाले शकील अहमद की इन 2 जुड़वा बेटियों यानी सबा और फरह की कहानी सामने आने के बाद साल 2005 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने दोनों बहनों की सर्जरी का खर्च उठाने का ऑफर किया था। बाद में सलमान खान ने भी मुंबई बुला करके इन दोनों बहनों से मुलाकात की। परिवार वालों का दावा है कि सलमान खान ने मदद का वायदा भी किया था। सलमान खान अपने मीडिया पर देखे थे, तुमने बुलाई था, बोले हम लोग खाई से हम बच्चे को बुलावे, इनके अम्मी पापा सब बुलाई था। बहुत भीड़ लग गया था, बहुत सब खुश हुई हम लोग को, लेकिन ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा। सलमान खान का नाम किया था, कुछ किया, खाली बुला के वही इंशाल्लाह बहल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसके बाद हम लोग फोन किया, कोई जवाब नहीं दी, मैसेज नहीं, कुछ से कुछ नहीं, वादा ही किया था, वादा को निभाया नहीं। सलमान खान से मदद न मिलने को लेकर सबा फरहा के इल्जामात पर हमने सलमान खान की टीम से राब्ता किया है। इस सिलसिले में हमें अब तक सलमान खान की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं मिला है। टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि सबा और फरहा का मस्तिष्क का जो वेन है, ब्लड सर्कुलर, वो एक है। फरहा को किडनी है, सबा को एक भी नहीं। मम्मी पापा उनका भी ये तरह कि जैसे भी जीती है मेरी बेटी, जब तक जिंदगी है ऐसे ही जिएगी, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। सबा फरहा की मुश्किलात को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो एक दूसरे के सहारे संभल कर चलती हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को सामने से नहीं देखा, वो सिर्फ आईने के सहारे ही एक दूसरे को देख सकती हैं। उनके हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं, जिस्म कमजोर हो रहा है। गहरी रात में अगर एक दर्द से करा उठे तो दूसरे को भी उठकर बैठना पड़ता है, लेकिन इस दर्द में भी वो साथ रहना चाहती हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। वज़न फैदर को अब इजाज़त दें। कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी।